देखिए ये हमने पहले पढ़ा था यहाँ तक पीएच। पीएच में हम लोग मेजर क्या करते हैं, हम लोग H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करते हैं, जिसको 0 से 14 के स्केल पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी स्केल को पीएच स्केल बोलते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है, कि हम लोग H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करते हैं, H+ के आयन के कॉन्सेंट्रेशन को 0 से 14 के स्केल पे रिप्रेजेंट करते हैं, और उस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सॉल्यूशन किस तरह का है, या ये केमिकल किस तरह का है, एसिडिक है, बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है। ठीक, अगर वो 7 से नीचे होगा तो उसमें एसिडिक कैरेक्टर होगा, 7 से ऊपर होगा तो वो बेसिक कैरेक्टर का होगा, और 7 के आसपास होगा या 7 होगा तो ये अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल होगा। ये चीज हम लोग को पता है, ठीक है। और पीएच स्केल से हम लोग इस तरह से इसको यूटिलाइज करते हैं। अब देखिए पीएच स्केल का इंपॉर्टेंस क्या है। हमारे पीएच स्केल का हम लोग मेजर अपने स्किन के उस पे ही करते हैं। कभी कभी आप जैसे किसी को स्किन प्रॉब्लम होता है कि जैसे ये साबुन लगाता है, ये सॉप लगाता है तो उसको इचिंग होने लगता है, तो दूसरा वाला बोलता है डॉक्टर कि आप मेडिकेटेड वाला लगाइए, आप ये वाला वो यूटिलाइज मत कीजिए, इसमें जो है ये कंपोजिशन, ये केमिकल ज़्यादा है, आप दूसरा वाला ये सॉप यूटिलाइज कीजिए। तो हमारे स्किन, हमारे बॉडी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे पेट, ये माउथ वगैरह में भी पीएच का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि हमारा टीथ हो गया, अगर हमारे उसमें माउथ का पीएच स्केल 5.5 से नीचे आ गया, अगर उसमें एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया तो हमारे दांत हैं ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। वो धीरे धीरे बोलते हैं ना कि उसमें काला हो गया या कीड़ा लगने लगा या वो मतलब टूट गया, तो ये सारे दांत का डिफरेंट प्रॉब्लम हमको धीरे धीरे होने लगेगा अगर वो एसिडिक बनते हैं। क्योंकि हमारा जो टीथ है वो बना हुआ होता है कैल्शियम फॉस्फेट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उससे, जो कि बहुत हार्ड है, हमारे शरीर का सबसे हार्ड पोर्शन है वो टीथ। लेकिन उसको भी जब बेसिक नेचर मिलता है, उसको भी जब एसिडिक नेचर मिलता है, एसिडिक माहौल मिलेगा, तो वो वहां से रिएक्शन करने लगता है उस एसिडिक से, और वहां पे वो कमजोर पड़ जाता है। तो जो पहले का जो कंपाउंड है वो कंपाउंड क्या होता है, ब्रेक होने लगता है, टूटने लगता है। तो इस चीज से बचने का उपाय क्या है, आप लोग बता सकते हैं? उसको न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करना चाहिए। हाँ, न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करना चाहिए, यानी फूड पार्टिकल अगर नहीं रहेगा तो सलाइवा से मिलके वो क्या करेगा, आपको एसिडिक इन्वायरमेंट मुंह में के अंदर डेवलप नहीं होगा, जिसके कारण हमारा जो दांत जो है, टीथ जो है वो डीके नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा। तो दो चीज है, या तो हम फूड पार्टिकल को हटा दें, यानी जो भी एसिडिक वो बनाए उसको हम साफ कर दें ब्रशिंग वगैरह से या फिर किसी भी में उससे। दूसरा चीज है कि हम उसको न्यूट्रलाइज कर दें, यानी ऐसे जो सॉल्यूशन है या ऐसा सब्सटेंस यूटिलाइज करें जिससे कि वो क्या हो, एसिडिक मीडियम जो है वो न्यूट्रल बन जाए, साल्ट बन जाए। तो इन सब चीज के लिए हम लोग देखते हैं कि पेस्ट यूज करते हैं। वो पेस्ट जो है, पेस्ट जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और हमारा जो फूड पार्टिकल वगैरह जो सलाइवा वगैरह से मिलता है तो वो एसिडिक मीडियम बनाता है। तो जब हम बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम को एक जगह कंबाइन करेंगे, बेस और एसिड को एक जगह कंबाइन करेंगे, तो रिएक्ट करके न्यूट्रल बना लेता है और हमारे टीथ पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग पेस्ट का यूटिलाइजेशन करते हैं। नहीं भी तो कम से कम अगर मान लीजिए ब्रश करने का टाइम नहीं भी होता है तो पेस्ट से हम लोग उसको अगर एक बार खाने के बाद अगर उसको माउथ में लेके उसको अगर क्लीन कर दिए तो भी हमारा क्या होगा, टीथ जल्दी खराब नहीं होगा। तो ये सब कंडीशन है बहुत आजकल, और आजकल के टाइम में ये ज्यादा होता है। लोगों को क्या होता है कि जल्दी ही उनका टीथ, आजकल आप देखिएगा 25-30 के उम्र से भी लोगों का टीथ क्या हो रहा है,
खराब होने लग रहा है। तो चलिए ये तो माउथ की बात रही है हमारा। दूसरा एक हमारे उसमें HCl बनता है हमारे पेट। जब हम खाने वगैरह को अब मुंह से उसको क्या किए, च्यू वगैरह करके चबाकर उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के अपने टीथ के द्वारा उसको जब अंदर ले गए तो वहां पे अब उसमें होता है कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरियाज वगैरह ये सब भी हो सकते हैं। तो हम लोग जो है एक हम लोग के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो स्टमक में HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है लिक्विड। वो क्या होता है कि वो उस फूड आइटम में मिक्स होता है। उस फूड आइटम में जब वो मिक्स होगा तो जितने भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जो चले गए हैं पेट के अंदर उसको डिसइंफेक्ट कर देगा, यानी उसको किल कर देगा। एक चीज हुआ। दूसरा चीज उसमें हुआ कि उसके बाद जो नेक्स्ट एंजाइम जो उस फूड आइटम पे से रिएक्ट करने वाला है वो क्या होता है, वो बेसिक मीडियम का होता है। तो जब ये एसिडिक मीडियम हो जाएगा, एसिडिक मीडियम हो जाएगा तो तब वो एंजाइम उससे क्या होगा, रिएक्ट करेगा और हमारा खाना आगे जाकर डाइजेस्ट होने लगता है। तो यही चीज होता है हमारे खाने के डाइजेशन में भी, एसिडिक मीडियम, बेसिक न्यूट्रल, फिर बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, इस तरीके से चेंज हो के हमारा खाना भी वैसे ही डाइजेस्ट होता है या टूटता है या पचता है। ठीक है, तो ये सब एक क्या है, ये सब एक प्रोसेस है। यही पूरा का पूरा केमिस्ट्री, पूरा का पूरा केमिस्ट्री बायोलॉजी ये मिक्स करके ही हम लोग जो है आगे जो डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे मेडिकल फील्ड में या फिर डिफरेंट जो आपका फिजिक्स वगैरह में, जैसे मेटलर्जी वगैरह में, तो ये हम यूटिलाइज करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस एंड बिहेवियर ऑफ द सब्सटेंस विथ अदर। दूसरे पे या दूसरे सब्सटेंस के साथ उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या बिहेवियर होगा, रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, क्या उससे हमको फायदा होगा, क्या उससे हम नया चीज बना सकते हैं, वो हमारे यूजेबिलिटी का है या नहीं है, ये सारा एस्पेक्ट जो होता है वो हमको यहाँ पे पता चलता है। तो देखिए, तो ये तो बस हमारे बॉडी पार्ट्स में, हमारे शरीर के अंदर और शरीर पे पीएच स्केल्स या पीएच वैल्यू फाइंड आउट करने का फायदा है कि हाँ पीएच से हमको क्या क्या पता चलता है, क्या होना चाहिए। तो हमारे ब्लड का भी 7 से 7.8 तक, ब्लड 7.8 तक हमारे ब्लड का भी पीएच वैल्यू होता है, ठीक है, जो हल्का बेसिक नेचर का हो जाता है। तो ये सारा चीज जो है डॉक्टर इन्हीं जो रिपोर्ट मांगता है कि हाँ रिपोर्ट आप दीजिए, तो रिपोर्ट में इन सारी चीज को ऑब्जर्व किया जाता है, ये मेजर किया जाता है कि क्या है, क्यों पहले के जो कंडीशन है, जो नॉर्मल कंडीशन है, उससे कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, जो होना चाहिए उससे कोई चेंजेस तो नहीं है, और उसी चेंजेस के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन और ये सब वगैरह यूटिलाइज करते हैं ताकि उसको बैलेंस किया जाए, वो सही हो जाएगा, फिर से हम वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये है हमारा स्केल, पीएच स्केल, जिस पे हम 0 to 14 तक क्या करते हैं, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और उस कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं कि ये एसिड है, न्यूट्रल है या बेस है। जितना रेड होते जाएगा, जितना रेडिस बढ़ते जाएगा स्केल पे, उतना समझिए कि वो बेसिक कैरेक्टर, यानी 7 से जितना पीछे चलता जाए, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है, उतना एसिडिक कैरेक्टर धीरे 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 बढ़ते गया। वैसे ही 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, तो ये जितना ब्लू साइड में बढ़ता चला जाए उधर समझिए कि क्या है, उधर बेसिक कैरेक्टर। तो 7 के अप्रोक्सीमेट होता है प्योर वाटर और हमारे ब्लड का क्या पीएच वैल्यू, यानी उसमें क्या होगा 10 to the power -7 कॉन्सेंट्रेशन होगा किसका, आपका हाइड्रोजन आयन का, ठीक है। तो ये जितने भी हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 10 to the power माइनस रिप्रेजेंट करते हैं, 10 to the power -0, 10 to the power -1, 10 to the power -2, -3, -4, इस तरह से -14। तो जैसे जैसे हम 0 से लेके 14 तक जाएंगे,
हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटते जाएगा। ठीक है, 0 से 14 की तरफ जाएंगे, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन घटते जाएगा, और 14 से 0 की तरफ आएंगे तो क्या होगा वहां पे, OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मतलब 14 पे सबसे ज्यादा बेसिक नेचर, 13 पे उससे कम बेसिक नेचर, 12 पे उससे कम बेसिक नेचर, ऐसे करते करते 0 पर जब हम आएंगे तो 0 पे भी सबसे कम बेसिक नेचर यानी वो एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हम H+ आयन का जो है हाइड्रोजन का स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, और उस मेजर पे, उस स्ट्रेंथ के बेसिस पे चेक करते हैं कि 0 से लेकर 14 के बीच में वो सॉल्यूशन या वो जो केमिकल है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, तो उसी के हिसाब से हम एसिड या बेसिक नेचर डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 तरह का हमने 3 वो बताया सेपरेशन फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन, यानी यहाँ पे जब आप देखेंगे तो 10⁻⁻7 यहाँ पे बीच में इधर से भी इंक्रीज, इधर से H+ आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इधर से OH- आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, यानी 0 से 1 2 3 4 5 जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। 14 से 0 की तरफ जाएंगे तो उसमें क्या होगा, OH- आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, और ये 10⁻7 पे जब आएगा तो दोनों तरफ से मैच कर जाएगा। इधर से भी देखिए 6 इधर 7 इधर, तो ये 7 और इधर से भी 7, यानी एकदम बीच का वैल्यू है 7, तो 7 पे आते आते ही क्या होगा, ये आपको दोनों का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 और उसका भी 10⁻⁻7 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन H+ आयन का और OH- आयन का हो जाएगा। तो कहाँ आपको, तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन, और पीएच स्केल पर उसका वैल्यू होगा 7। वहां पे H+ आयन का कंसंट्रेशन OH- आयन के कंसंट्रेशन के बराबर हो। नेक्स्ट है एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन का क्या होगा, सॉल्यूशन एसिडिक है तो H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए OH- आयन के कंसंट्रेशन के से, तो वहां पे क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा OH- आयन के, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसिडिक मीडियम होगा, वह ये या एसिडिक सॉल्यूशन। तीसरा है फॉर बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए बेस अगर कोई होगा तो वहां पे OH- आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। OH- आयन का कंसंट्रेशन बेसिक सॉल्यूशन के लिए H+ आयन के कंसंट्रेशन से ज्यादा हो। ठीक है, इतना समझ में आया। यस सर। यस सर। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। एक बार आप पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़े हुए हैं, एक बार आप रिवाइज कीजिएगा, भूल गए होंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, और आपको बोला भी था थोड़ा याद करने के लिए। और एक चीज हमको वो याद है कि 20 तक का आपको एटॉमिक मास कैसे याद रखना है वो भी बताना है। ठीक है, बस शॉर्टकट ट्रिक है, 4 का याद रखिए, एटॉमिक नंबर याद रखिए, बाकी सबका याद रखने का जरूरत नहीं है। 20 तक ही, जिसमें डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता है, डी ऑर्बिटल आ जाएगा तो एटॉमिक मास जो है एटॉमिक नंबर से फिर रिलेटेड नहीं हो पाता है, तो बताएंगे अभी। बस थोड़ा ये साल्ट का वाला आगे आज कर देते हैं, उसके बाद वही बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, जो आपको अभी हम बता रहे थे वही सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन लेसर विल बी द पीएच वैल्यू। अगर कंसंट्रेशन H+ आयन का ज्यादा है तो पीएच स्केल पे उसका क्या होगा, वैल्यू लेस होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 के करीब इधर होगा। एंड मोर एसिडिक, और वो सॉल्यूशन क्या होगा या केमिकल क्या होगा, वो एसिडिक होगा। वैसे ही पीएच स्केल जो है
किसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है? ओनली फॉर डाइल्यूट एसिड एंड बेस। कॉन्सेंट्रेटेड का सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का और बेस का जो होगा वो हर समय आपको कम बहुत नीचे ही होगा, 0-1 में एसिड के करीब में आ जाएगा और 13-14 में आपको उधर चला जाएगा, क्या कॉन्सेंट्रेटेड के केस में बेस में। तो डाइल्यूटेड एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट में ही हम लोग ज्यादा इसको यूटिलाइज करते हैं और ज्यादा उसका उपयोग पड़ता है। हम लोग आगे इसका निकालेंगे ही, H+ आयन का कंसंट्रेशन भी निकालना सीखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। साल्ट का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वहां पे हम लोग H+ आयन का कंसंट्रेशन निकालेंगे कि कौन, और उसी बेसिस पे हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा साल्ट एसिडिक है या बेसिक। ठीक है। दूसरा चीज, pH ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट वो है। टेम्परेचर अगर होगा तो उसका एनर्जी ज्यादा होगा, जिसके कारण ब्रेकिंग आसानी से होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यूजेज ऑफ pH वैल्यू। यूजेज ऑफ pH वैल्यू में क्या आता है? देखिए, प्लांट एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव। जैसे हमने आपको बताया कि हमारे जो ब्लड का है, बॉडी का pH वैल्यू है वो 7 to 7.8। ठीक है, इस रेंज में जो है अगर pH वैल्यू है, एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर, इस वैल्यू में अगर वो सॉल्यूशन या इन्वायरमेंट का कंडीशन है या बॉडी के अंदर जो लिक्विड है, सॉल्यूशन है, उसका वैल्यू अगर इतना है तो वहां पे सर्वाइवल हो सकता है, सर्वाइवल पॉसिबल है, वहां पे हम लोग जीवित रह सकते हैं, प्रॉब्लम बीमारी ज्यादा नहीं होगी, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, अगर इससे रेंज से इधर उधर हो जाता है, जैसे इन द केस ऑफ एसिड रेन, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अगर एसिड रेन होता है, जैसे हम लोग बहुत सारा सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड यूटिलाइज करते हैं, वो क्या होता है, या फिर ये गैस जो होता है SO2, SO4, SO3, CO3, ये सब, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो बनता है, तो जब बारिश होता है तो वो रिएक्ट करके एसिडिक फॉर्म में चेंज हो जाता है, और वो एसिडिक जो है वो मीडियम बना देता है कहाँ? नदी, तालाब, पोखर, ये सब में, जिसमें एक्वेटिक लाइफ जैसे फिश और अदर जो पेड़ पौधे हैं जो पानी में रहते हैं, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है और वो धीरे धीरे वहां से विलुप्त हो जाते हैं और डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, मिलते नहीं उसके बाद। ठीक है, तो ये सारा चीज वहां पे क्या है, प्रॉब्लम होती है जब pH वैल्यू वहां पे चेंज होगा, एसिडिक ये कम होगा या फिर जरूरत से ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, pH चेंज कैन कॉज टूथ डिके, जो हमने आपको बताया 5.5 के बिलो होगा तो आपका दांत क्या होगा, टूटना शुरू कर देगा। जो हमारा इनेमल होता है वो क्या चीज का बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का। तो कैल्शियम फॉस्फेट का जो और ये आपका क्रिस्टल जो जिससे कि हमारा तित बना हुआ है, इनेमल जो बना हुआ, ऊपरी कवर जो है तित का बना हुआ, वो अगर pH 5.5 से नीचे होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे कमजोर पड़ के खराब होने लगेगा, टूटने लगेगा। तीसरा कंडीशन आपको ये आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी वही है, इन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसके हेल्प से फूड डाइजेस्ट होता है, और इनडाइजेशन में क्या होता है, कभी कभी ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये ज्यादा प्रोड्यूस हो गया जिसके कारण पेन एंड इरिटेशन संभव वो होने लगता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लेते हैं, न्यूट्रलाइजर, यानी गैस बोलते ना कि गैस का दवा ले लिए या एंटा एसिड ले लिए, तो उस एंटा, मैग्नीशिया, हाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसको बोलते हैं MgOH2 फॉर्मूला, वो भी लिख लीजिए, MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो पूछा भी जाता है कभी कभी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड नॉर्मल मिल्क, ठीक है, दोनों किस तरह का सॉल्यूशन, तो एक एसिडिक होता है, दूसरा बेसिक होता है। जो मिल्क होता है वो एसिडिक है और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो बेसिक है।
MgOH। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि मिल्क है दोनों, तो दोनों एक ही तरह का होगा, कोई या तो एसिडिक या बेसिक, मार दो। तो वो नहीं, जो है अगर इसका स्नैप लेना है, तो इसको ऊपर ला देते हैं। उसके बाद देखें, ये हमारा 3 यूजेज यहाँ पे दिखाया था। नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे इसके यूजेज हैं। जैसे सेल्फ डिफेंस के लिए सबको जो भगवान ने कुछ ना कुछ दिया है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो कमजोर है या जिसको ज्यादा तेज दौड़ने का या भागने की कैपेबिलिटी नहीं दी है, उसके लिए कुछ दिया है कि वो कैसे बच सकता है। तो जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो वो क्या, वो उनको ऐसा मतलब स्टिंग वगैरह रहता है जिससे वो क्या करेंगे, उसमें एसिडिक मीडियम होता है, जैसे चींटी होता है, एंट होता है, बीज होता है, उसमें क्या होता है, वो आपको जब काट सकते हैं या जब उनका स्ट्रिंग आपके शरीर में लगेगा तो वहां पे क्या होता है, एसिड होता है, जो कि आपको जलन या फिर बर्निंग या इचिंग वहां पे जनरेट कर देता है। कुछ प्लांट भी ऐसे होते हैं जिसका लोग बहुत जगह यूटिलाइज भी करते हैं दूसरे को परेशान करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये सारा चीज आप अगर जानते हैं तो दूसरे को परेशान करने के लिए यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। जैसे वाइन वगैरह होता है, अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग तरह का वाइन को बनाने के लिए भी पीएच वैल्यू का यूज करते हैं। किसी में पीएच ज्यादा रखेंगे तो वो ज्यादा शोर करवा टाइप का होगा, तो उसको वैसे ही कंट्रोल करके हम यूटिलाइज करते हैं अलग अलग फ्लेवर प्रदान करने के लिए, देने के लिए। 6th केस है आपका कि पीएच वैल्यू हम चेक करते हैं सॉइल को कि उसमें किस तरह का क्रॉपिंग हम लोग कर पाएंगे, या हमको उसमें कितना कंपोस्ट या किस तरह का कंपोस्ट देने का जरूरी है। जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम लोग सॉइल टेस्टिंग लैब बनाएंगे। सॉइल टेस्टिंग लैब में यही सब होगा कि उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे जो कि मिनरल्स वगैरह जो ग्राउंड में मिले रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये फिर आपको जो कार्बन हो गया, ये सारा चीज जो ग्राउंड में मिले हुए हैं उनकी मात्रा कितनी है, उस बेसिस पे कौन सा क्रॉप जो है उसमें लगाया जाएगा या सूटेबल होगा, तो उसका टेस्टिंग होता है। और उस टेस्टिंग के बाद अगर मीडियम एसिडिक हो गया तो वहां पे हम लाइम स्टोन वगैरह, लाइम स्टोन को पाउडर के फॉर्म में मिलाएंगे ताकि उसको न्यूट्रल हो जाए। तो न्यूट्रल करने के लिए अगर एल्कैली हो गया है तो वहां पे थोड़ा हम लोग एल्कैलिन को कम करने के लिए क्या करते हैं, दूसरा उसके रिवर्स कैरेक्टर वाला केमिकल यूज करते हैं ताकि उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। जो हमारा मिल्क होता है, पेस्चराइज मिल्क जो बोलते हैं, जो कि बोला जाता है कि 2 दिन तक ये यूटिलाइज हो सकता है, 2 दिन तक यूटिलाइज हो सकता है। उसके पीएच वैल्यू को कंट्रोल करके वो उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्वेटिव के तौर पे उसका पीएच वैल्यू न्यूट्रल के करीब कर देंगे, वो जल्दी खराब नहीं होगा। तीसरा चीज है पीएच वैल्यू ऑफ स्क्रीन। वही चीज जो आपको बताए थे कि डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है कि ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है। ऑयली स्किन है तो आपको जो है कैसा वो यूज करना चाहिए, वहां पे बेसिक होगा वो। और अगर ड्राई स्किन है तो वहां पे कम बेसिक नेचर का आपको सोप यूटिलाइज करना चाहिए। 9th पॉइंट है आपका कि कॉपर के वेसल्स में आप देखते हैं कि बोला जाता है कि कॉपर या ब्रास के उस ब्रास वगैरह में बोला जाता है कि मिल्क नहीं रखने के लिए, या फिर उसको जब हम लोग क्लीन करते हैं उस पे जो बोलते हैं ना हल्का जो ब्लू ब्लू या व्हाइट सफेद टाइप का वो जो बोलते हैं, हिंदी उसमें बोलता है जो किसी तूतिया वगैरह ऐसा लग गया, तो उसको हम लोग एसिडिक मीडियम जो है लेमन वगैरह से उससे यूटिलाइज करते हैं क्लीन वगैरह करने के लिए। तो ये सब कुछ यूजेज हैं जिसका हम लोग पीएच वैल्यू और पीएच स्केल का यूटिलाइज करते हैं, उनको मेजर करके उसी के अकॉर्डिंगली हम उस चीज को कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व करा सकें या हमारे यूटिलाइजेशन का वो बना रहे। ठीक, इसको भी एक बार लार्ज कर देते हैं, आप लोग उसका वो ले लीजिए स्नैप।
इसका नोट्स नहीं मिला है सर। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं कि स्नैप ले लीजिए तब तक। नोट्स हम अब 2-2 3-3 पेज का हो जाता है तो आपको रखने में और उसको सेग्रीगेट करने में ही दिक्कत होता है, इसलिए बोले कि एक बार सबको कलाइड वो करके कंपाइल करके एक बार वो दे देंगे। हो गया, ये ले लिया स्नैप। यस सर। चलिए नेक्स्ट। तो चलिए हमने एसिड पढ़ लिया। अब उस एसिड बेस को हम लोग न्यूट्रलाइज, रिएक्शन न्यूट्रलाइज पढ़े थे कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रल एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम एसिड और बेस को आपस में मिक्स करेंगे वो मतलब आयनाइज होगा अब उसमें, तो वो क्या करेगा, H प्लस और OH माइनस आयन भी छोड़ वो करता है। तो बाकी जगह तो Na2SO4 ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, बाकी जो H प्लस और OH माइनस आयन है वो दोनों जो आयन है वो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन और हमारा जो हाइड्रोक्साइल आयन है वो आपस में रिएक्ट होके वाटर मॉलिक्यूल बना देता है। तो ये डिफिनेशन लिखे हुए आपको। साल्ट क्या है, कंपाउंड फॉर्म बाय पार्शियली या टोटली रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम, यानी पार्शियली या टोटली रिप्लेसेबल, किसी में पार्शियली रिप्लेसेबल होता है, किसी में टोटली रिप्लेसेबल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन हमारा किस कंडीशन में हो रहा है, किस कंडीशन में रिएक्शन अगर हो रहा है। इसी कंडीशन में अगर यहाँ पे टेम्परेचर कम है रिएक्शन का तो ये यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो वहां पे कहीं कहीं क्या हो जाता है कि NaHSO4 बनेगा, तो वहां पे एक H बीच में रुका रह जाता है, इसमें फंसा रह जाता है, तो वहां कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। तो क्या होगा, टोटल रिप्लेसमेंट या पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होगा किसी भी एसिड का, और उससे कोई मेटल आयन आके या अमोनियम आयन कंबाइन करेगा, वो कहलाता है हमारा क्या, साल्ट। जैसे यहाँ पे देखिए NaOH और H2SO4, तो यहाँ पे 2H रिलीज होगा एक H2SO4 से, तो वो H जो है यहाँ पे इसको, इस H को Na जो है सोडियम जो है रिप्लेस कर दे रहा है N और कंपाउंड बना रहा है Na2SO4, ठीक है। और ये जो है कंपाउंड, तो जो H रिप्लेस हुआ OH से रिएक्शन करके H2O फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो एक दूसरा डेफिनेशन भी नीचे लिखा हुआ है, वहां पे बोला गया कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन, यानी पॉजिटिव आयन रिएक्ट करता है किससे, निगेटिव आयन से, जिससे क्या होता है, हमको वाटर बनता है। साल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड विच डिसोसिएट इन वाटर टू एल्ड पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन आयन एंड ए नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्साइल आयन। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। साल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये साल्ट है या नहीं है, ये कंपाउंड Na2SO4 साल्ट है कि नहीं है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, बताने के लिए, चेक करने के लिए हम लोग इस प्रॉपर्टी का, जो ये साल्ट का डेफिनेशन लिखा हुआ नीचे वाला, उसका यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। अब कैसे, देखिए ये है, अब इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो देखिए अगर इसको हम लोग सिंपली इसके आयंस के फॉर्म में तोड़ते हैं तो यहाँ पे होगा Na प्लस प्लस, और दूसरा जो केमिकल बने वो आएगा आयन वो हमारा होगा क्या, SO4 -2। ये हो, तो यहां पे देखिए दो आयन है, कोई भी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक कटायन और एक एनायन, ठीक है। कटायन कौन सा है इसमें,
बोलिए। Na+. कैटायन सर Na Na+. प्लस पॉजिटिवली चार्ज आयन एन सर्कुल कैटायन। कैटायन, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कैटायन। और लेकिन कैथोड, कैथोड पॉजिटिव SO4 चार्ज, कैथोड पॉजिटिव चार्ज होगा या एनोडी नेगेटिव चार्ज होगा? नेगेटिव सर SO4 माइनस। हाँ निगेटिव होगा। यहाँ हम कैटायन बोलते वो हैं माइनस पॉजिटिव चार्ज। माइनस कैथोड माइनस चार्ज रखता है। हाँ निगेटिव चार्ज। यहाँ हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कैटायन और निगेटिव कैथोड, ये याद कर लीजिए। क्यों? नेगेटिव होगा सर, कैथोड नेगेटिव होगा और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। हाँ कैथोड निगेटिव होगा, ठीक है। अब ये देखिए, यस सर। यहाँ पे आपको कोई H+ आयन है क्या? नहीं है। एक आपको H+ आयन मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है आपको? SO4- आयन मिल रहा है। तो ये जो है, ये एक कैटायन और एक एनायन। तो यहाँ पे जो हमारा जो वो था डेफिनेशन कि कैटायन जो साल्ट का, कि साल्ट होता क्या है, तो देखिए साल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड विच डिसोसिएट इन वाटर, जो कि वाटर में क्या होगा? आयोनाइज होगा, टूटेगा, टू इल्ड ए पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन हमारा क्या मिला? Na+। पॉजिटिव आयन अदर देन किसको? अगर H+ आयन अगर होता है तो उसको छोड़ के, H+ आयन को हम लोग पॉजिटिव आयन के लिए, कैटायन के लिए कंसीडर नहीं करते हैं। फॉर किसके लिए? साल्ट को चेक करने के लिए, ठीक है। एंड ए निगेटिव आयन, यानी एक पॉजिटिव आयन होना चाहिए और साथ में एक निगेटिव आयन भी होना चाहिए, तभी हम उसको साल्ट बोलेंगे। अगर उसको हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं उसके आयोनिक फॉर्म में तब, ठीक है। इस चीज को, साल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक क्लास लेंगे उसका, जिसमें एक हमने अभी पढ़ा है 3 ही बेसिस पे साल्ट को, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। हम साल्ट के कंपोजिशन के हिसाब से भी पढ़ेंगे साल्ट कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो वो एक क्लास उसका, एक स्लाइड आएगा उसका, वो चीज। तो हम यहाँ पे उस पीएच स्केल बेसिस पे, साल्ट के नेचर के बेसिस पे हम साल्ट को वही बोल रहे हैं कि न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट, ठीक है। तो जिस साल्ट का जो पीएच वैल्यू 7 या 7 के आसपास है वो न्यूट्रल साल्ट होगा। यहाँ पे क्या, ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना होगा न्यूट्रल, ठीक है। ये हम लोग पहले भी इस बात को जानते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट क्या होता है? जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। 7 से कम होगा तो वो किससे मिलके बना होगा? एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। बेस। तो हाँ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक को अपने बेस, वीक बेस को अपनी तरफ खींच लेगा, इसलिए एसिडिक मीडियम रहेगा। वैसे ही बेसिक साल्ट होता है, उसका पीएच वैल्यू क्या आएगा? 7 से ज्यादा, 7 से मोर देन 7, यानी 7 से अधिक। वहां पे क्या होगा? वो साल्ट वो बना होगा स्ट्रॉन्ग बेस विथ वीक वीक एसिड। एसिड। बस वही चीज, अगर बेसिक साल्ट है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एसिडिक साल्ट है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, बाकी दोनों वीक होगा। न्यूट्रल है तो दोनों स्ट्रॉन्ग, ठीक। चलिए इसका भी स्नैप ले लीजिए। हो गया? हाँ सर। चलिए, पिछले क्लास में नॉर्मलिटी पढ़ाए थे और नॉर्मलिटी पे क्वेश्चन भी था, यही सेम टू सेम क्वेश्चन था उसमें एग्जाम में, याद है ना? सेकंड वाला
नॉर्मलिटी नहीं, मोलारिटी। Yes, sir. तो आपको नंबर ऑफ मोल निकालना आता है, ठीक है। तो सबको ही कब है, 4 बजे तक का क्लास, 3 बजे का क्लास है ना मंडे को। तो मंडे को आप लोग बुक से उठाएंगे 4 क्वेश्चन मोलारिटी का, या नहीं 5 क्वेश्चन। आप इस बीच में बनाकर उसका स्नैप लेके मेरे मोबाइल पे भेज देंगे, ठीक है। Question, sir? क्वेश्चन क्वेश्चन आपको खुद से सेलेक्ट करना है। कहाँ से हो करेंगे, पाएगा? sir? No, sir. हम बुक लोग से के पास नहीं है। नहीं है? No, sir. तो चलिए हम मंडे को क्वेश्चन देंगे 5 क्वेश्चन। तो मंडे को 5 नहीं, मंडे को देंगे 10 क्वेश्चन, ठीक है। और सर आपको मंडे को अभी 2 दिन गैप रहेगा सर, इसी में दे दीजिए क्वेश्चन। 2 दिन गैप रहेगा? नहीं तो अभी थोड़ा छठ भी है, आप लोग छठ एंजॉय कीजिए, तब देंगे। ओके सर। त्योहार में मस्ती करना है तो फुल मस्ती, ठीक है। यस सर। और पढ़ाई यस करना है तो पूरा 100%, पूरा ही हर पूरे एफर्ट के साथ पढ़ाई कीजिए, आधा अधूरा मन से कुछ नहीं, यस सर। ठीक है। तो मंडे को हम 10 क्वेश्चन आपको देंगे मोलालिटी और नॉर्मलिटी से। नॉर्मलिटी उस दिन पढ़ाएंगे तो मोलालिटी और नॉर्मलिटी से 10 क्वेश्चन देंगे, 5 इसका 5 उसका। और आपको देंगे 2 दिन का टाइम, थर्सडे को आप, थर्सडे तक आप हमको उसको बनाकर और एक असाइनमेंट के तौर पे भेज देंगे, यस सर। ठीक है। यस। तो चलिए, ये तो हम लोग पढ़े ही थे। आज जो है एक टॉपिक है जो हम बोले थे कि आपको बताएंगे कि कैसे उसको याद रखना है, उसको अब कर लेते हैं, नहीं तो टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 1 से लेकर 20 तक, ठीक। इंसर्ट करते हैं टेबल, 4 कर लेते हैं, 4, 6 का जरूरी पड़ेगा, 5 ही हुआ। चलिए पहले इसका यूज कर लेते हैं। पहला हमारा एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं, फिर सिंबल, एटॉमिक वेट या मास, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से चलता जाएगा। अब देखिए इसमें ऑड फिगर क्या क्या है, 1 4 7 9 17। सर 301 है। हाँ? 13। नहीं, 3 ऑड फिगर नहीं है, 3 सही है। ऑड फिगर मतलब जो हमारा, जो हम एक रूल्स बनाएंगे ना, उस रूल पे वो फॉलो नहीं कर रहा ओके। है, ठीक है, उस चीज को बोल रहे हैं। अब इसमें देखिए 9 और 18 दोनों, 9 और 18 दोनों एक दूसरे से डबल है, ठीक है। तो 9 जो हमारा आएगा यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लिखते हैं, 1 4 7 9 17 और 18। चलिए 1 का एटॉमिक वेट, ये ऑड नंबर है, तो होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था यहाँ पे 1 × 2 + 1 रूल के हिसाब से,
ये होना चाहिए था। ऐसे आता है कितना 2 और एक 3, लेकिन इसका होता है वैल्यू 1। वैसे ही 4 का, 4 एक इवन नंबर है तो 8 होना चाहिए था, लेकिन होता है 9। ये फॉलो करता है ऑड वाला रूल, और ये 7 जो है ये फॉलो करता है इवन वाला रूल। और इन दोनों का तो पूरा डिफरेंट ही है, 19 का 20 और इसका 40 और इसका 35.5। इतना वैल्यू हमको याद करना पड़ेगा, ये चीज। बोलिए, ये याद हो जाएगा इतना? बाकी 20 तक के लिए क्या कीजिए, अगर ये इवन नंबर है तो 2 इंटू 2 कर दीजिए। ये है, इसका तो 9 होता है, 6 है तो 4 इंटू 2। ऑड वाले का 3 इंटू 2 प्लस 1। 5 का भी वैसे ही 5 इंटू 2 प्लस 1। दिख रहा है ये? Yes, sir. तो देखिए, ये 5 वैल्यू को छोड़ के किसका किसका 5 वैल्यू कौन कौन सा है हमारा? 1 1 4 7 9 17 और 18। इनको छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो क्या है, वो वैल्यू जो है वो यही रूल फॉलो करते हैं कि ऑड वाले में इंटू 2 प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई करके एटॉमिक नंबर को क्या कर दीजिए, 1 उसमें ऐड कर दीजिए। सबका वही होता है, ठीक है। और इवन वाले में बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उसका एटॉमिक मास हो गया। कहां तक? 20 तक के लिए। उसमें एक जो है, एक का हाइड्रोजन का 1 ही होता है। जो 4 नंबर है, 4 नंबर किसका है? बोलिए। बोरॉन। बेरिलियम। बोरॉन सर। 7 नंबर, बेरिलियम। 7 नंबर, एटॉमिक नंबर 7 किसका है? नाइट्रोजन। 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 हाँ, तो 7 नंबर वाला जो नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन वो सर। फॉलो, हाँ वो फॉलो करता है आपका इवन रूल। और 4 नंबर का जो बेरिलियम है वो फॉलो करता है आपका ऑड रूल, ठीक है। बाकी जो है 35.5 क्लोरीन का, इसका थोड़ा अलग टाइप का ही है 20 तक में। और जो 18 है आर्गन वो 40, और 9 जो है वो 20। जैसे ये सिंपल सा है, 9 का 18 प्लस 2 और 18 का 36। जैसे ये इसका 9 का 18 और डबल कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 और 40। 9 9 इंटू 2 18 और 20 इंटू 2 40। बस इतना चीज है। ये चारों पांचों का याद रखिए, पांचों छह का। बाकी 20 तक का आपको याद, उस तरीके से आप एटॉमिक नंबर याद है, डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब 18 तक में से कोई, 20 तक में से किसी को भी हम कभी भी पूछ सकते हैं कि क्या होगा इसका एटॉमिक मास। बोलिए।
आदित्य कुमार, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है। और इसको, ये सब चीज को जब हम याद कर लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन का कन्वर्जन रेशियो है वो ज़्यादा होगा, यानी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। आप लोग का प्रॉब्लम वो था, बहुत लोग कंप्लेन करते थे कि सर टेस्ट का जो टाइम होता है वो कम होता है, लेकिन टेस्ट का टाइम कम है यानी कम क्वेश्चन कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका स्पीड जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल के लिए, जहां पे आपका क्या होगा, कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन कर ले तो क्वेश्चन वहां हार्ड नहीं होता, वहां टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा मैटर रखता है। तो इसी टाइम में हम लोग को सब चीज करना है, खेलना भी है, मस्ती भी करना है, पढ़ना भी है और आगे निकलना भी है दूसरों से। बहुत ज्यादा जो है इंस्टीट्यूट हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, लेकिन हमको जो है सबसे कम्पीट करना है, सबसे आगे भी बढ़ना है, इसलिए फोकस कीजिए ज्यादा से ज्यादा सीखने पे। ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को अगर बताइए, प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक? यस सर। आप लोग को ऐसे भी बोलते हैं कि जो भी दिक्कत हो पढ़ने में, अगर नहीं समझ में आ रहा है आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कीजिए, हम क्लास में उसको ले लिया करेंगे। लेकिन अभी तक किसी का कोई प्रॉब्लम मेरे पास आया नहीं है कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या ये क्वेश्चन बता दीजिए। आज तक इतने दिन हो गए। कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, नो स्टडी नो कंफ्यूजन या मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन वाला? तो थोड़ा हम लोग कोशिश करें अपने आप को लर्निंग के प्रति और ज़्यादा थोड़ा वो करें, जितना सीखने का कोशिश करेंगे प्रॉब्लम भी होगा। कहा जाता है मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, ठीक है, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन क्रिएट होने दीजिए, कन्फ्यूजन सॉल्व होगा, तभी नॉलेज हमारा बढ़ेगा, तभी हम भी आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। ठीक है? चलिए, आप सभी को एक बार फिर से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से छठ मनाइए और फिर सेम टू यू सर, आपको भी सर। धन्यवाद धन्यवाद। और फिर हम लोग मंडे से फिर से ज्वाइन होंगे, फिर से कल कंटिन्यू करेंगे, अपने लर्निंग को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आज के लिए बस इतना ही। ठीक है? थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू वेलकम सर। थैंक यू वेलकम सर। वेलकम। और कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, जब आप पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम होगा, और प्रॉब्लम पूछिए। वो अगर उसको प्रॉब्लम को बड़ा मत होने दीजिए, अभी नहीं समझ में आ रहा आगे और दिक्कत होगा। कुछ कुछ इसी टॉपिक सब में अभी हम उसको नोट करते जा रहे हैं, उसको आगे के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो हम उस चीज़ को अभी थोड़ा सा बताएं, थोड़ा अभी होल्ड किए हुए हैं। जैसे हाइड्रोलॉसिस ऑफ साल्ट है, ये सब में थोड़ा न्यूमेरिक कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो उस चीज़ को बताने से पहले थोड़ा ये नॉर्मलिटी फॉर्मेलिटी ये सब बता दे रहे हैं, तब वो बताएंगे। तो फिर आपको जो अगर कन्फ्यूजन है इसमें, तो आप इस चीज़ को यहीं पे बोलिए और उसको क्लियर किया जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक? चलिए फिर, ओके।